नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का सवाल जुड़ा है उत्तर प्रदेश में पीक आवर आपूर्ति और सौर फीडर कार्यान्वयन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को पर्याप्त पीक पावर आपूर्ति सुनिश्चित की है, विशेष रूप से उन शहरी क्षेत्रों में जहां विद्युत कटौती की समस्या है। उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल स्थापित सौर फीडर क्षमता कितनी है और वितरण हानियों को कम करने में इसकी भूमिका क्या है। क्या राज्य की वितरण कंपनियों को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त हुए और घाटे में चल रहे डिस्कॉम जोनों में बिलिंग दक्षता में सुधार लाने और AT&C हानियों को कम करने के लिए कौन कौन सी पहल की गई। इस सवाल का जवाब दिया विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग शून्य हो गया। विद्युत एक समवर्ती विषय होने के नाते किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं, क्षेत्रों, जिलों की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार विद्युत यूटिलिटी द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करने और विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित करने राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक कार्य करती है। 31/10/2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य को 9,935 मेगावाट फर्म विद्युत और केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटा से 250 मेगावाट विद्युत आवंटित की गई। मौजूदा संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के तहत 30% से अधिक कृषि भार वाले मिश्रित भार फीडरों को कृषि और गैर कृषि फीडरों से अलग किया जा रहा है। साथ ही कुसुम स्कीम के तहत कृषि फीडरों का सौरीकरण किया जा रहा है। RDSS के तहत उत्तर प्रदेश में 1802 फीडरों का पृथक्करण को मंजूरी दी गई। फीडर पृथक्करण और सौरीकरण के कार्य राज्य में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। RDSS राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों को निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रोत्साहन विशिष्ट प्रचलात्मक और वित्तीय निष्पादन बेंचमार्क प्राप्त करने से जुड़े हैं, जिनमें कुल तकनीकी और वाणिज्य हानि को कम करने के प्राथमिक लक्ष्य और आपूर्ति की औसत लागत प्राप्त औसत राजस्व अंतर शामिल है। स्कीम दिशा निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश के 5 डिस्कॉमों में 40,739 करोड़ रुपए के हानि कमी अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग स्वीकृत की गए। अब तक स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत राशि में से डिस्कॉम को 5,774 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर तकनीकी हानियों को कम करने के लिए नेटवर्क सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें सब स्टेशन और वितरण ट्रांसफॉर्म का उन्नयन, संवर्धन, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, कृषि फीडरों का पृथक्करण आदि शामिल है। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों में बिलिंग और संग्रह दक्षता बेहतर हो सकती है और वास्तविक समय का डेटा स्वचालन को सक्षम बनाकर और यूटिलिटी और उपभोक्ताओं दोनों के लिए पारदर्शिता बढ़ाकर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि कम हो सकती है। मैनुअल मीटर रीडिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इस तरह मानव त्रुटि कम होगी। इसके अलावा स्कीम के तहत पूर्व अर्हता मानदंड में सब्सिडी और सरकारी विभाग की बकाया राशि का समय पर भुगतान, विनियामक परिसंपत्तियों का कोई नया निर्माण नहीं, वित्तीय लेखों का समय पर प्रकाशन, टैरिफ आदि जारी करना शामिल है। इस स्कीम के तहत निधियां जारी करना इन और विभिन्न अन्य मापदंडों पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर है, जिसमें AT&C हानियों में निष्पादन शामिल है। केंद्र और राज्य के सामूहिक प्रयास और विभिन्न स्कीमों के तहत किए गए सुधार उपायों के साथ यूपी में वितरण यूटिलिटी की AT&C हानियां वित्त वर्ष 2021 में 27.11% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 19.54% हो गई। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद S
सेल्वा गणबेथी ने। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा है कि सरकार द्वारा रक्षा विनिर्माण में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए। विगत 3 वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन रक्षा संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है और अनुसंधान कार्यों प्रचालनों के लिए कितनी राशि संस्वीकृत और उपयोग की गई। सरकार द्वारा रक्षा उद्योग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए। इस सवाल का जवाब दिया है रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ ने। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और इनमें से कुछ पहल इस प्रकार है। विकास सह उत्पादन भागीदार। निजी उद्योग सहित उत्पादन संस्था DRDO ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए संभावित विनिर्माण संस्था की पहचान करने और उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने हेतु DCPP मॉडल लागू किया। इंडस्ट्रीज को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। DRDO ने उप प्रणालियों और उपकरण बनाने के लिए 2000 उद्योगों का एक समूह बनाया है। DRDO द्वारा विकसित प्रणालियों की प्रौद्योगिकी विकास सह उत्पादन साझेदारी उत्पादन संस्था विकास भागीदार के लिए शून्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क पर भारतीय इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर की जाती है। इंडस्ट्री को DRDO वैज्ञानिकों की परामर्श सेवा दी जाती है। DRDO पेटेंट। भारतीय इंडस्ट्रीज द्वारा DRDO पेटेंट के फी एरिया के लिए पॉलिसी लागू की गई है। प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF स्कीम रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसे DRDO ने सार्वजनिक निजी उद्योग विशेषकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के तौर पर रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। TDF के जरिए मंजूर की गई परियोजनाओं को भी बहुत सफलता मिली जिसमें 26 प्रौद्योगिकियां सफलतापूर्वक विकसित की गई और 2 प्रोजेक्ट सिस्टम PSLV मिशन के हिस्से के तौर पर स्पेस भेजे गए। सरकारी अधिदेश के मुताबिक डीप टेक और अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ TDF स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड मंजूर किया गया। नई स्टार्टअप पॉलिसी DRDO इन उभरते हुए स्टार्टअप्स के साथ बातचीत को सुगम बनाने के लिए एक नई पॉलिसी ला रहा है। इस पॉलिसी का उद्देश्य स्टार्टअप्स के साथ जुड़ने के प्रोसेस को आसान करना है और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उनके नए विचारों का सही प्रयोग करना है। डेयर टू ड्रीम। 4 डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इस कॉन्टेस्ट का उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिसके लिए स्टार्टअप्स और अलग अलग नव प्रवर्तकों को शामिल किया जाएगा और उन्हें R&D विकास करने के लिए जोड़ा जाएगा जिन्हें भविष्य में भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस की जरूरतों के लिए अपनाने की अच्छी संभावना है। इंडस्ट्रीज को परीक्षण सुविधा सहयोग। DRDO प्रयोगशालाओं में कई विश्व स्तरीय R&D परीक्षण सुविधाएं अब इंडस्ट्रीज के लिए खोल दी गई हैं और जरूरी SOP बना दी गई है। 24 DRDO प्रयोगशालाओं की प्रशिक्षण सुविधाओं को डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और जो रक्षा मंत्रालय का एक प्लेटफॉर्म है ताकि मंत्रालय का परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा पारदर्शी तरीके से रक्षा उद्योगों को दिया जा सके। उद्योगों के साथ बातचीत। उद्योगों की मदद के लिए प्रयोगशालाओं में इंडस्ट्री इंटरेक्शंस ग्रुप बनाए गए हैं। इंडस्ट्री स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए डिफेंस R&D का 25% बजट खोला गया। बजट 2022-23 की घोषणाओं के आधार पर इंडस्ट्री स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए डिफेंस R&D बजट का 25% खोला गया। ब्राह्मण अनुसंधान का उद्देश्य महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जरूरी जानकारी और क्षमता बढ़ाना है। शोधार्थियों के साथ नेटवर्क बनाना, अत्यधिक कुशल मानव संस्थान विकसित करना और देश में बदलते डिफेंस R&D वातावरण को समर्थन देने के लिए इंडियन एकेडमी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। DRDO के पास DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नेटवर्क के जरिए रक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए जरूरी और भावी प्रौद्योगिकी विकसित करने में कोलैबोरेटिव डायरेक्टेड रिसर्च के लिए पॉलिसी और मैकेनिज्म है। कुल 15 DIA COE बनाए गए हैं जो लगभग 82 पहचाने गए रिसर्च वर्टिकल में ट्रांसलेशनल रिसर्च गतिविधियों को चला रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर। DRDO नॉलेज पार्टनर के तौर पर इंडस्ट्री के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सपोर्ट कर रहा है। ये कॉरिडोर आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाए गए। डिफेंस एक्सीलेंस के लिए इनोवेशन। डिफेंस के लिए एक इनोवेशन इकोसिस्टम जिसका नाम IDEX है प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2018 में लॉन्च किया जिसका उद्देश्य डिफेंस और एरोस्पेस में इनोवेशन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है और इसके लिए स्टार्टअप MSME इंडिविजुअल्स इनोवेटर्स R&D संस्थानों और एकेडमिया जैसी इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया।
आईडेक्स विजेताओं को R&D करने के लिए अनुदान निधि और दूसरी मदद देना, जिसमें भविष्य में इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस की जरूरतों को अपनाने की क्षमता है। डैप 2020 के अध्याय 3 के तहत मेक प्रोसीजर में रक्षा उपकरण या प्लेटफॉर्म का डिजाइन, विकास और विनिर्माण शामिल है। मेक प्रोसीजर की अलग अलग श्रेणी के तहत 70 परियोजनाओं को पिछले 3 वर्षों में सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया। DRDO ने पिछले 3 वर्षों में कुल 148 नई R&D परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत सरकार TDF, डेयर टू ड्रीम, TOT, DCPP और आईडेक्स जैसी अलग अलग नई पहलों के माध्यम से रक्षा उद्योग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साझेदारियों को बढ़ावा दे रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का सवाल जुड़ा है उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अबू ताहिर खान ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा है कि देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात का ब्यौरा क्या है। देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में GER बढ़ाने के सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई पहल की है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? इस सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 29.5 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में भी शामिल है। सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई। सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को लागू किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्ययन शाखा या संकाय की वार्षिक स्वीकृत क्षमता का 15%, अनुसूचित जातियों 7.5%, अनुसूचित जनजातियों और 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। जनवरी 2019 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अतिरिक्त बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाए गए हैं। NEP 2020 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म से या विषम परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस नीति का उद्देश्य पहुंच, सहभागिता और अधिगम के परिणामों में सामाजिक विषमता को पाटना है, जिसमें महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करना भी शामिल है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में छात्रों, विशेषकर महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे शुल्क में कमी, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्तियां और राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वाले छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सकें। सरकार उच्च शिक्षा के पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों को शामिल करते हुए विभिन्न छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है। शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन 4 घटकों सहित PM-USP केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी, PM-USP शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना, PM-USP CGF-SCL, PM-USP कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना, PM-USP जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना, स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जूनियर्स रिसर्च फेलोशिप, सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले एकल कन्या संतान फेलोशिप,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, SICTE स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए AICTE प्रगति छात्रवृत्ति योजना, बालक और बालिकाओं हेतु AICTE सक्षम छात्रवृत्ति योजना, AICTE जिन छात्रों की कोविड के दौरान माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो उनके लिए स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना, AICTE डॉक्टोरल फेलोशिप, छात्राओं के लिए AICTE सरस्वती योजना, AIECTE यशस्वी योजना, AIECTE पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए कॉलेजों में उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना, विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां जिसमें 4 उप योजनाएं शामिल हैं। अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग और PM केयर्स बाल योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग, अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप, ST छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान में नवाचार, विज्ञान और अभियांत्रिकी में महिलाएं, वॉइस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, वॉइस सामाजिक चुनौतियां एवं अवसर कार्यक्रम, उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है उच्च वेतन पर कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद NK प्रेमचंद्रन ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने उच्च पारिश्रमिक पर EPF पेंशन को निर्धारित करने और वितरित करने के लिए समयबद्ध तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने हेतु कार्यवाही शुरू की। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? उच्च पारिश्रमिक पर पेंशन के लिए आज तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है? आज तक उच्च पारिश्रमिक स्वीकृत करने वाले आवेदनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का अनुपातिक पेंशन योजना को वापस लेने का विचार है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के व्यापक पुनरुद्धार के लिए उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है? यदि हाँ, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार का EPF की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का विचार है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? इस सवाल का जवाब दिया श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि EPFO ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 4/11/2022 के निर्णय में निहित निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की। एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई और पेंशन भोगियों सदस्यों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए कुल 17.49 लाख आवेदन अंतिम तिथि अर्थात 11/7/2023 तक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए, जिनमें लगभग 15.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं द्वारा अंतिम तिथि अर्थात 31/1/25 तक EPFO को भेजे गए। 24/11/2025 की स्थिति के अनुसार EPFO में प्राप्त लगभग 99% आवेदनों का निपटान कर दिया गया है। कुल 4,27,308 मांग पत्र जारी किए गए, जिनमें से 34,060 मामले बाद में मुख्य रूप से मांग राशि का भुगतान न किए जाने के कारण अपात्र पाए गए। लगभग 2,33,303 आवेदनों ने मांग राशि सहमति प्रस्तुत की है, जिनमें से 96,274 सेवारत हैं और 1,37,029 पहले से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन पहलों से सेवानिवृत्त आवेदकों में से कुल लगभग 1,24,457 आवेदकों को PPO पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि 12,572 PPO को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पेंशन की गणना के लिए अनुपातिक आधार कर्मचारी पेंशन योजना के पैरा 12 में प्रदान किया गया है और ये
समान है, जिसमें पेंशन भोगियों की दोनों श्रेणियों अर्थात वेतन सीमा वाले पेंशन भोगियों और उच्च वेतन वाले लोगों को समान स्तर पर माना गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसे अधिकारातीत नहीं पाया। ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष की निधि एक नियोक्ताओं द्वारा वेतन के 8.33% अंशदान और बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी के 1.16% अंशदान जो प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपए तक है से बनी है। योजना के तहत सभी लाभ ऐसी संचित निधि से भुगतान किए जाते हैं। इस निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, जैसा कि ईपीएस 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य है और 31/3/2019 की निधि के मूल्यांकन के अनुसार इसमें एक बीमांकित घाटा है। हालांकि सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशनधारियों को बजटीय सहायता प्रदान करने के न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को वार्षिक रूप से ईपीएस के लिए दी जाने वाली वेतन की 1.16% बजट सहायता के अतिरिक्त है। भारत सरकार संबंधित निधियों की स्थिति और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 योजना के तहत कामगारों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ प्रश्नकाल के इस अंक में आज इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।